हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाएं। हम लोग इस वीडियो में विद्युत बल रेखा के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे समझना है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आप जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 12 फिजिक्स के प्रथम चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको सारे वीडियो इससे पहले के जो भी टॉपिक है उन सबसे संबंधित मिलेंगे। हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप कॉपी और पेन के साथ बैठिए। मैं सारी चीज़ें बोलता रहूँगा, आप उसको अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आवश्यक होती हैं नोट्स बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। इसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से भी जानते हैं और वैद्युत फ्लक्स रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीन नाम होते हैं, चाहे आपका विद्युत बल रेखा पूछे, विद्युत क्षेत्र रेखा पूछे, विद्युत फ्लक्स रेखा पूछे, तीनों चीज़ें एक ही हैं। तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है। विद्युत क्षेत्र रेखा होती क्या, जैसा कि हम लोग इससे पहले पढ़े कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने आपको बताया है कि वैद्युत क्षेत्र जैसे कोई भी आवेश होता है तो उस आवेश के चारों ओर एक एरिया होता है, जिसमें वो जो आपका आवेश होता है, अगर कोई दूसरा आवेश उसके एरिया में लेकर आएंगे, उसके क्षेत्र में लेकर आएंगे, तो उस दूसरे आवेश पर जो आपका प्रथम आवेश होगा, जो पहले से उपस्थित होगा, वो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है। अब आकर्षण बल कब लगता है? तो आकर्षण बल तब लगेगा जब आपके जो आपका पहले से स्रोत आवेश है और जो आप दूसरा आवेश उसके क्षेत्र में लेकर रहे हैं, दोनों की प्रकृति समान हो, या तो दोनों आपके प्लस प्लस आवेश हो या दोनों क्या हो, माइनस हो। तो उस स्थिति में वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर वो दोनों अलग अलग प्रकृति के, एक प्लस है एक माइनस है, जैसे प्लस वाला आवेश पहले से रखा हुआ, उसके कारण क्षेत्र बना हुआ है, आप माइनस आवेश उसके क्षेत्र में लेकर के आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा। यानी अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, चाहे दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो प्रतिकर्षण होगा। और अगर ये वो अलग अलग प्रकृति के हैं तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। इसको हम लोग सजातीय और विजातीय करके आपको हमने आवेश के गुण के बारे में जब गुण पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको बताया। तो विद्युत बल रेखा क्या होती है? तो वैद्युत क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आपको एक, हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या एक सदिश राशि है, और अगर वो सदिश राशि है तो सदिश राशि में दिशा होती है, और अगर उसमें दिशा है तो दिशा को प्रदर्शित करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र कोई भी आवेश है तो उसकी दिशा किस तरफ, उसको आप प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए वैज्ञानिकों ने विद्युत बल रेखा की कल्पना की। रियल में ऐसी कोई रेखा होती नहीं, केवल ये काल्पनिक रेखाएं होती है। इसको इमेजिन किया जाता है कि ऐसा कुछ होगा, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए परिभाषा में लिखा जाता है कि वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं विद्युत बल रेखा कहलाती हैं। सिंपल सी परिभाषा है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए कि वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं विद्युत बल रेखा कहलाती हैं। ऐसे लिखिए, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं विद्युत बल रेखा कहलाती हैं। ये इतना सा परिभाषा मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लिखिए वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं वैद्युत बल रेखा कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखा कहलाती है। बहुत सिंपल सी परिभाषा, आप इसको नोट करते रहिए और आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएंगे। ना समझ में आएगा तो फिर बताइएगा कमेंट करके हमें। वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मतलब विद्युत बल रेखाओं के गुण। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक, तो अब हम इसके गुणों को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आपको कम से कम 5-6 गुण आपको विद्युत बल रेखाओं के मालूम होने चाहिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो पहला गुण इसका क्या है, ध्यान से सुनिए। पहला गुण होता है, हम लोग जानते हैं आवेश। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो जो आपका प्लस आवेश होता है उसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र होता है, और जो आपका माइनस आवेश होता है उसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र होता है। तो अगर हम लोग प्लस आवेश की बात करें तो प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो सदैव प्लस आवेश से बाहर की ओर दिश होता है। यानी इसके कारण जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा किधर की ओर होगा, बाहर की ओर, ऐसे।
ये पहला गुण है विद्युत बल रेखा का कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो प्लस आवेश से बाहर की ओर दिष्ट होती हैं। और दूसरा गुण होगा कि विद्युत बल रेखाएं माइनस आवेश की ओर दिष्ट होती है। दिष्ट का मतलब इसी की ओर, दिशा उसी की ओर होती है। तो अगर हम लोग प्लस आवेश की बात करें तो प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर दिष्ट होता है या विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर दिष्ट होती हैं, और माइनस आवेश की ओर दिष्ट होती है। तो पहला गुण आप लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से बाहर की ओर दिष्ट होती हैं। दूसरा गुण आप लिखेंगे विद्युत बल रेखाएं माइनस आवेश की ओर दिष्ट होती है। तो ये दो गुण हो गए। तीसरा गुण आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहिए। तीसरा गुण लिखेंगे जो आपका वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे के निकट हैं तो उस स्थिति में, दो बल रेखाएं दो आवेश एक दूसरे के निकट हैं, तो उस स्थिति में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश पर शिफ्ट हो जाती हैं। कुछ इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलेंगी और माइनस आवेश पर क्या होती हैं, शिफ्ट होती हैं, समाप्त होती हैं। ये आप एक गुण ऐसे लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से बाहर, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर दिष्ट होती है या प्लस आवेश से निकल करके माइनस आवेश पर समाप्त हो जाती है और एक वक्राकार पथ धारण करती है। तो ये तीसरा गुण हो गया। और फिगर भी आप बना लेंगे कि विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से बाहर की ओर निकल करके माइनस आवेश की ओर दिष्ट होती है, माइनस आवेश पर जाती है और एक वक्राकार पथ धारण करती है। तो ये हमने तीन गुण आपको बता दिया। चौथा गुण आप ध्यान से सुनिए जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। काटती नहीं, इसका क्या मतलब, मान लीजिए दो बल रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो ये यहां पर आप देखिए तो यहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन रियल में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट नहीं सकती हैं। क्यों नहीं काटती, उसके पीछे कारण है, एग्जाम में पूछा जाता है यही कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों। तो आप उसका आंसर लिखेंगे कि अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये एक दूसरे को काटेंगी, तो अगर ये इसको काटेंगी तो ये जो कटान बिंदु होगा इस पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी। एक दिशा आपकी विद्युत बल रेखा के कारण इधर की ओर होगी और एक दिशा दूसरी विद्युत बल रेखा के कारण इधर की ओर होगी, जो कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो इम्पॉसिबल है। किसी भी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कभी भी नहीं हो सकती, तो ये इम्पॉसिबल है। ये गुण आप लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं, चौथा गुण आप यही लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्योंकि आप नोट करते रहे, इसलिए मैं धीरे धीरे उसको रिपीट कर रहा हूं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि प्रैक्टिकली असंभव है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित हो। तो ये चौथा गुण हो गया। पांचवा गुण यह है कि मान लीजिए एक कोई वैद्युत बल रेखा बनी हुई है। अब हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखा का काम है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करना। तो अब इसमें पूछा जाए कि इस बल रेखा के किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक बिंदु पर आप बताएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, तो आप कैसे बताएंगे। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो उस बिंदु से आप क्या करिए, स्पर्श रेखा एक खींच दीजिए। जैसे इस बिंदु पर हमें देखना था तो इस पर हम क्या करेंगे, स्पर्श करते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे और यह स्पर्श रेखा जो होगी वो बताएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। यानी विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये हो गया पांचवा गुण। आप एक बार नोट कीजिए, ध्यान से सुनिए कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये हो गया पांचवा गुण। छठवां गुण आप लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, जहां पर वैद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल होता है, बहुत अधिक होता है, वहां पर विद्युत बल रेखाएं बहुत पास होती हैं। छठा गुण आप लिखेंगे कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल होता है वहां पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास होती हैं, और जहां पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, दुर्बल का मतलब कमजोर होता है, वहां पर विद्युत बल रेखाएं दूर होती हैं। तो ये आप छठा गुण लिखेंगे कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां पर विद्युत बल रेखाएं पास होती हैं, और जहां पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है वहां पर विद्युत बल रेखाएं दूर होती हैं। ये आपका छठा गुण है। सातवां गुण आप लिखेंगे कि जो आपकी विद्युत बल रेखाएं होती हैं
अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी एक समान होती है। कुछ इस प्रकार से अगर एक समान वैद्युत बल रेखाएं हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो उस स्थिति में वैद्युत बल रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है, यानी समांतर होती है विद्युत बल रेखाएं। कहने का सिंपल सा मतलब है कि एक दूसरे के समांतर होंगी। समांतर का मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, समान होगी। तो ये आपका छठा गुण हो गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये हमने आपको छठा गुण बताया। सातवां गुण आप ध्यान से सुनिए। सातवां गुण है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। छठा गुण आप लिखेंगे कि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपकी विद्युत बल रेखाएं हैं, तो ये लंबाई अभी देखो इतनी लंबी है, अभी ये क्या होंगे, ऐसे सिकुड़ करके ऐसे छोटी हो जाएंगी। इस प्रकार से इनमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। लंबाई के अनुदिश, जैसे आप छाता देखे होंगे, छाता की डंडी को आप खींचे तो बड़ा हो जाता है, फिर आप दबा दीजिए तो एक दूसरे में एडजस्ट हो जाते हैं, तो लंबाई के अंदर क्या होता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। तो ये प्रकृति होती है विद्युत बल रेखाओं में। और इसी प्रवृत्ति के कारण जो आपके विजातीय आवेश होते हैं, विजातीय का मतलब एक प्लस और एक माइनस जो होते हैं वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अगर इनमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति ना हो तो एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं होंगे। तो सातवां गुण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति विद्युत बल रेखाओं में होती है। तो ये हमने आपको 7 गुण बता दिए, आपने सातों नोट कर लिया होगा। तो अगर आपको ये सातों गुण आपको अच्छे से याद है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता तो ज्यादा से ज्यादा 5 गुण पूछे जाते हैं, मैंने आपको 7 बता दिए। 7 आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे गुण हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में पढ़िए। बहुत सारे गुण, जितने महत्वपूर्ण गुण थे वो सब के सब हमने आपको यहाँ पर बता दिए। इसके बाद जो आप हमारा अगला टॉपिक है, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह चाहते हैं तो बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स आप जल्दी से तैयार कीजिए। इसके बाद जो आज का हमारा अगला टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कोई भी आपका क्षेत्रफल, कोई भी पृष्ठ होता है, तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। आप परिभाषा लिखेंगे कि किसी भी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि एकांक, किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। मैं परिभाषा यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। एक ये चिन्ह है फाई, इसको बोलते हैं ई। फाई ई से इसे हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र अगर हम लोग बात करें तो फाई ई इक्वल टू होता है आपका ई इंटू यस। फाई ई का मान क्या होता है, ई इंटू यस। ई क्या है तो वैद्युत क्षेत्र है, यस क्या है तो यस होता है आपका क्षेत्रफल। अब कंडीशन है, यदि कंडीशन यह है कि यदि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल कुछ दूसरा हो, अभिलंबवत है तो उस स्थिति में कुछ अलग होगा, लेकिन अभिलंबवत का मतलब 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर
ई और यस के मध्य का एंगल क्या हो, थीटा डिग्री हो। थीटा का मतलब 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है। तो उस स्थिति में जो इसका विस्तृत सूत्र होगा वो होगा फाई इक्वल टू ई इंटू एस कॉस थीटा। और ये आपका मुख्य सूत्र है वैद्युत फ्लक्स का कि फाई इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू यस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र और आपका ये यस क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल सदिश इसका निकालते हैं। तो ई और यस के बीच का क्या होता है, एंगल होता है कौन सा, थीटा। अब इसका मात्रक पूछा जाता है, तो इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होगा वो हम जानते हैं कि ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और यस यानी क्षेत्रफल है तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इसका एक मात्रक हो गया। इसका विमीय सूत्र अगर निकालें तो न्यूटन बल का मात्रक है, तो ये बल का विमीय सूत्र होता है ml के पावर -2, मीटर का आपका होता है l के पावर 2, और कूलम का होता है आपका a इंटू टी। आप 11th में पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो हमने आपको विमीय सूत्र से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आप चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं कि विमीय सूत्र बनाते कैसे हैं। ऊपर ले चलते हैं तो यहाँ से हो जाएगा m l t के पावर, अब देखो 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ml 3 t के पावर -2, यहाँ पर a ऊपर चला जाएगा तो -3 और a के पावर -1। तो यहाँ से इसका विमीय सूत्र हो गया ml 3 t के पावर -3 a के पावर -1। ये इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। तो आई होप आपको वैद्युत फ्लक्स भी समझ में आया होगा कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो किसी भी पृष्ठ के विलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसको हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है फाई इक्वल टू ई इंटू एस कॉस थीटा। ई इंटू एस की स्थिति कब आती है, ई इंटू एस की स्थिति तब आएगी जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। अब थीटा का मान 0 कब होगा इसको हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में बना हुआ है, ठीक, क्योंकि ई वैद्युत क्षेत्र और यस क्षेत्रफल सदिश। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ठीक, और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है ये चीज समझने वाली है। तो मान लीजिए ये कॉपी जो है एक सरफेस है, सतह है। अब यहाँ पर एंगल आपको 0 डिग्री करना। एंगल 0 कब होगा, क्षेत्रफल सदिश। जैसा हम जानते हैं कि ये एक आयताकार का, आयत के आकार का, तो आयत के आकार का तो इसका ये चौड़ाई हो गया, लंबाई होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है आपका क्षेत्रफल होता है। हमें क्षेत्रफल सदिश चाहिए, तो क्षेत्रफल सदिश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल के अभिलंबोत एक ऐसी सीधी रेखा खींचते हैं, और ये सीधी रेखा जो होती है वो बताती है क्षेत्रफल सदिश को। तो अब यहाँ पर अगर इस पृष्ठ के अभिलंबोत हम रेखा खींच रहे हैं तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी, लेकिन हमें थीटा का मान 0 करना है। थीटा का मान 0 कब होगा, जब ये आपको ऐसे रख दीजिए, ऐसे रखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा उधर होगी। तो क्षेत्रफल सदिश यानी यस की दिशा भी इधर है और ई की दिशा भी इधर है। तो दो रेखाएं जब एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसके बीच एंगल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर थीटा का मान 0 है तो उस स्थिति में फाई ई जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक होता है। यानी विद्युत फ्लक्स उस स्थिति में पृष्ठ से सबसे ज्यादा गुजरता है और उसका मान हो जाता है आपका ई इंटू यस के बराबर। सेकंड कंडीशन है, ये स्पेशल कंडीशन करके है। अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा का मान 90 कब होगा, तो थीटा का मान 90 कब होगा, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र इधर बना हुआ है, तो ये तो वैद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा इधर है, इधर से उधर की ओर, लेकिन हमें क्षेत्रफल सदिश इसके ऊपर अभिलंबोत करना। जैसे ये यही आपका क्षेत्रफल है, अगर ऐसे रखते हैं तो दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं, क्षेत्रफल सदिश भी उधर हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र भी उधर। लेकिन अगर इसी तल को हम ऐसे रख दीजिए तो इस स्थिति में क्षेत्रफल सदिश ऊपर हो गया और वैद्युत क्षेत्र उधर हो गया। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर हो गई और वैद्युत क्षेत्र उधर हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो उस स्थिति में जो फाई ई होगा वो आपका हो जाएगा ई इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। यहाँ पर हम लोग जानते थे कि cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता। तो 1 से जब आप गुणा करेंगे इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ई इंटू एस आ जाएगा। लेकिन 0 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये स्पेशल कंडीशन भी समझ में आ जाएगा, आ गया होगा कि अगर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र परस्पर अभिलंबवत है तो वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, और अगर एक दूसरे के समांतर है तो उस स्थिति में मैक्सिमम होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। अगर आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और एक अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी इसी चैप्टर से संबंधित जितने भी वीडियो सारे आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। पूरा का पूरा आपको 12th क्लास का सिलेबस आपको इस पर मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।